Hi, knowledge. Knowledge is proud that he has learned so much. Wisdom. Wisdom is humble that he knows not more. Today is 6th of April 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जीके यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं. इन्फ्लेशन टारगेटिंग हम सोचते हैं कि इस बैंड में होना चाहिए 2% टू 6%, 4 प्लस माइनस 2. रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट थी, विमेन रेजिमेंट थी, दिस आईएनए की. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था प्रोविंसेस में. बंदी जीवन बुक है बाय सचिन सान्याल जी. राजा राम मोहन रॉय जी ने लिखा है अ जिस्ट टू मोनोथीस्ट. इन्होंने ट्रांसलेट भी किया था वेदा एंड उपनिषद को बंगाली में. एक्ट रॉलेट एक्ट है, मार्च 1919 में हुआ था. ना दलील, ना वकील, ना अपील. गवर्नमेंट ऑथोराइज किया था गवर्नमेंट को टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल. सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस. आज के सवाल है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल्स रिपोर्ट. सेकेंड क्वेश्चन है, शिमला इज कूलर देन अमृतसर although they are on the same latitude. What are latitudes? These are latitudes. तो शिमला और अमृतसर दोनों सेम लैटिट्यूड में है, इक्वेटर एंड दीज लैटिट्यूड्स. बट शिमला इज कूलर देन अमृतसर. व्हाई? अमृत दीवान कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट नॉक्टर्नल जू? नॉक्टर्नल मतलब रात, नॉक्टर्नल जू. पंथी इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? एंड नेम द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया. So these are 6 questions for today. आज की वोकैबुलरी है हॉर्नेट्स नेट. इसका मतलब है वो कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां बहुत डिफिकल्टी है और कॉम्प्लिकेशंस है. अ सिचुएशन फ्रॉट विद डिफिकल्टीज और कॉम्प्लिकेशंस. डेक्स क्लियर्ड. पहले ये वर्ड यूज होता था नेवी में. जैसे नेवी में अगर वो कैरियर है और वहां पे ऐसे प्लेन टेक ऑफ भी कर सकता है तो डेक्स क्लियर्ड. डेक्स क्लियर्ड. इसका मीनिंग ये भी है कि प्रिपेयर फॉर एक्शन, यू आर रेडी. वर्क हॉर्स. वर्क हॉर्स मतलब समथिंग दैट इज मार्केटली यूजफुल, ड्यूरेबल एंड डिपेंडेबल. यूपीएससी प्रिपरेशन में जो ये स्टैंडर्ड बुक्स होती है ना, ये एक्चुअल में वर्क हॉर्स होती है. अल्केमी. अल्केमी का मतलब होता है सीमिंगली मैजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. एक बुक भी है अल्केमिस्ट, व्हेन यू गेट टाइम हैव अ रीड, नाइस बुक. डीटी. डीटी का मतलब है गॉड है, डीटी है सुपर नेचुरल है, being considered divine or sacred. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज हम देखेंगे, ये फेज है राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तमिलनाडु, केरला एंड पुडुचेरी. दिस इज रशियाज फॉरेन मिनिस्टर एंड हमारे फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे मीटिंग, विल गेट टू नो. आज हम इंडिया एंड रशिया पे भी जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज में इंडिया एंड रशिया रिलेशंस इवॉल्व हो रहे हैं, विल हैव अ टॉक. दिस इज परसिस्टेंट माइंडलेसनेस, एग्रेसिव गवर्नेंस. दिस इज अबाउट रेड फुटप्रिंट्स. आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं नक्सलिज्म. नक्सलिज्म का ओरिजिन क्या है, रीजन क्या है, क्या कमिटी थी, समाधान क्या है, फॉरेन पावर, आर्म्ड फोर्सेस, ऑपरेशंस, आइडेंटिफिकेशन, सॉल्यूशन, intelligence failure. We'll discuss this menace of Naxalism and try to find some solutions. This is the pillars of an equitable post COVID-19. COVID-19 के बाद जो इंडिया है, इसमें ये 3 चीजें ध्यान रखनी है और कुछ चैलेंजेस भी हैं, 7 challenges. This is free and unhindered justice. हमारे यहाँ यूनिफाइड जुडिशरी होती है. ये एक नया वैक्सीनेशन आ रहा है, स्पुतनिक 5. फायर फाइटर्स, इंडियन एयरफोर्स, रेलवेज ने ये चेनाब ब्रिज कंप्लीट कर लिया है. आईएनएस विराट इसको डिसमेंटल किया जा रहा है अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में. मैन्युफैक्चर पीएमआई का डेटा आया है एंड डेटा इज नॉट गुड, ऑल्दो एक्सपेंशन हो रहा है बट द नंबर इज लेस. फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज नेसेसरी. नाटो, क्यों ना हम नाटो के साथ क्लोज कोऑपरेशन करें इंडिया. एंड दिस इज अबाउट तेल का आयात. हिंदी आर्टिकल. ये है सीसेट के सॉल्यूशंस एंड सम क्वेश्चंस. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. This is the Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. See, this is the syllabus of Civil Services Examination Mains syllabus. ये syllabus जो है ना, ये आपको by heart होना चाहिए.
बाय हार्ट। इफ यू आर अ सिंसियर कैंडिडेट, ये एक एक वर्ड आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, कितने सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ कितने मार्क्स हैं, देन पैटर्न क्या होता है। पैटर्न मतलब क्वालिफाइंग पेपर्स क्या होते हैं, पेपर 1 कैसा आएगा, पेपर 2, पेपर 3, इनके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें सब टिप्स पे याद होनी चाहिए। इफ़ यू हैवंट सीन दिस वीडियो, हैव अ लुक दिस सिलेबस वीडियो। इस पीडीएफ को भी मैंने एक बार पहले भी शेयर किया था, मैं फिर से शेयर कर दूंगा। प्रिपरेशन आप कर रहे हैं ना, सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सो हैव अ लुक एट दिस सिलेबस वंस अगेन। इससे क्या होता है, जो हम पढ़ते हैं वो स्ट्रीमलाइंड होता है। नाउ लेट अस कम बैक टू न्यूज़पेपर डिस्कशन। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। यहाँ जो फर्स्ट न्यूज़ है, दैट न्यूज़ इज अबाउट, दिस न्यूज़ इज अबाउट तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी डी डे। यहाँ पे जो पोल है, फाइनल जो फेज है, उसके अभी यहाँ पे पोलिंग होगा। पोलिंग एंड पैंडेमिक, पैंडेमिक भी है, कोविड-19 भी है। तो जो ऑफिशियल्स हैं वो मार्क कर रहे हैं एरियाज, ताकि फिजिकल डिस्टेंसिंग बना रहे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पोल। सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज़ फॉर टुडे। सेकेंड न्यूज़ है, ये हैं रशिया के फॉरेन मिनिस्टर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर साहब। रशियन काउंटर पार्ट है सर्जी दिस लेवरोव ऑफ मॉस्को में। ये पुराना फोटो है। अभी यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया विजिट कर रहे हैं। रशियन फॉरेन मिनिस्टर विजिट टू फोकस ऑन पीस एफर्ट्स इन अफगानिस्तान। अब सी, अफगानिस्तान जो है ना, ये अभी काफ़ी न्यूज़ में बना है। वाई? बिकॉज अफगानिस्तान में पीस टॉक्स हो रहे हैं। अफगानिस्तान से यूएसए अपनी फोर्सेस पुल आउट करना चाहता है। अफगानिस्तान में पीस को रीस्टोर करना है। और अफगानिस्तान में तालिबान है, इसको भी रिकॉग्निशन मिल रहा है। अभी कुछ ही समय पहले रशिया में यहाँ पे एक टॉक्स हुई थी, जिसमें अफगान के भी लीडर्स आए थे, अफगानिस्तान से भी रीजनल लीडर्स भी थे, बट रशिया ने इंडिया को वहाँ पे इनवाइट नहीं किया था। सिमिलरली यूएसए ने भी यहाँ पे पीस टॉक्स और इनकी बात किया, और उसमें इंडिया को यहाँ पे एक्टिवली इन्वॉल्व करने की बात किया है। तो ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो रशियन फॉरेन मिनिस्टर्स विजिट टू फोकस ऑन पीस एफर्ट्स इन अफगानिस्तान। अब सी, इंडिया और रशिया ट्रेडिशनली हमारे अच्छे रिलेशंस रहे। शुरुआत से ही काफ़ी कोऑपरेशन, यहाँ पे क्लोजर टाइज रहा है। हमारा जो डिफेंस है, डिफेंस का बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्ट है वो रशिया से हुआ है। हमारे टैंक्स हुए, आप मिग फाइटर प्लेन्स, Su-30 भी रशियन है। सो देर आर सो मेनी, दिस क्लोजर कोऑपरेशन रहा है रशिया के साथ। बट अभी कुछ टाइम से, स्पेशली आफ्टर 2000 देन इसके बाद वाजपेयी साहब और विजिट हुआ यहाँ पे, फिर देन 123 एग्रीमेंट हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे, देन ओबामा विजिट हुआ, देन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड दिस डोनाल्ड ट्रंप एंड देन दिस जो बाइडन। तो यूएसए के साथ हमारे दिस इंक्रीजिंग टाइज हो रहे हैं। आगे अभी एक और आर्टिकल है, उसमें ये लिखा है कि इंडिया को नाटो के साथ क्लोजर कोऑपरेशन क्यों करना चाहिए। इस पूरे बैकड्रॉप में रशिया ने भी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डाइवर्सिफाई किया। जैसे रशिया में ये अभी जो फॉरेन काउंटर पार्ट है, इंडिया आ रहे हैं, बट इसके बाद अभी ये पाकिस्तान भी जाएंगे। रशिया और चाइना में क्लोजर कोऑपरेशन हो रहा है। तो इस पूरे बैकड्रॉप में, चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज में, इंडिया एंड जो रशिया का रिलेशन है ये भी इवॉल्व हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बिटरनेस है। अभी S-400 मिसाइल सिस्टम भी हम रशिया से ले रहे हैं। द पॉइंट इज, सारी कंट्रीज ना अभी डाइवर्सिफाई कर रही है। इवन आप देखो, सऊदी में यूएई हुआ, बहरीन हुआ, इन्होंने इजराइल के साथ अभी अब्राहम अकॉर्ड कर लिया था। तो ऑल कंट्रीज आर ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स दिस मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब सी, ये जो मीटिंग होगा, इसमें प्रेजेंस ऑफ चाइना एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, और नए जो अभी प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन यूएसए का, इस पे भी डिस्कशन होगा। Meeting will provide also India window to share its frank assessment communication about the continuing scenario in Eastern Ladakh. Eastern Ladakh, because रशिया चाइना भी यहाँ पे टाइज हैं। चाइना के साथ फेस ऑफ हमारा हुआ LSE में। इस चीज़ का अपडेट होगा दिस रशिया को, फ्रैंक असेसमेंट एंड टॉक्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ईस्टर्न लद्दाख अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो कितने पॉइंट्स हुए? LSE, प्रेजेंस ऑफ चाइना, न्यू प्रेसिडेंट इन यूएसए, एंड देन जो नॉर्मल डिफेंस, क्लाइमेट, वर्ल्ड, अफगानिस्तान, इन सब पे भी बात होगा। इंडिया इंपॉर्टेंट पार्टनर है फ्यूचर क्लीन एनर्जी रिसर्च, डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट में, ये बात भी है। और ये जो अभी विजिट हो रहा है रशियन दिस फॉरेन मिनिस्टर का, ये कोइंसाइड कर रहा है स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट जॉन कैरी, यूएस ने इनको सेंड किया है।
तो ये देखना होगा अभी अगले 1-2 दिन में क्या यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। आफ्टर मीटिंग फॉरेन मिनिस्टर, जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर है वो कॉल ऑन करेंगे प्राइम मिनिस्टर को। ये वर्ड यूज करते हैं हम जब भी हम जैसे ऑफिसेज में भी अगर हम हायर किसी ऑफिशियल से मिलने जा रहे हैं तो उसको कॉल ऑन बोलते हैं, कॉल ऑन। डिपार्चर फिर इसके बाद पाकिस्तान में होगा। तो लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। पहला सवाल है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस दैट रशिया एंड इंडिया होल्ड फॉर ईच अदर इन द प्रेजेंट जियो पॉलिटिकल सिनेरियो। अब यहाँ पे एम्फेसाइज क्या किया है, प्रेजेंट जियो पॉलिटिकल सिनेरियो। अब स्टूडेंट्स अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि वो इंडिया एंड रशिया के पास्ट जो है ना उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि 1971, 47 दिन क्या क्या हमारा क्लोजर हुआ, इतने इन्होंने पीएसयूज में हमारी हेल्प हुआ, देन दिस एंड दैट। नो, मेन एम्फेसिस करना है वो करना है आपको प्रेजेंट जियो पॉलिटिकल सिनेरियो। 1 और 2 पैराग्राफ में मेंशन द पास्ट, देन इवॉल्विंग जो सर्कमस्टेंसेज हैं उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है इन द प्रेजेंट जियो पॉलिटिकल सिनेरियो कि क्या पॉसिबिलिटीज हो रही है, चैलेंजेस क्या है, कन्वर्जेंस क्या है और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अब जो सेकंड है दैट इज, सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। दिस इज फाइट अगेंस्ट माओइस्ट विल बी इंटेंसिफाइड। होम मिनिस्टर ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं। सो लेट अस कम टू दिस एडिटोरियल। पहला एडिटोरियल है, दिस इज पॉलिटिकल, ये भी पॉलिटिकल है। एंटी इंक्यूम्बेंसी, इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। परसिस्टेंट माइंडलेसनेस, ऐसा ही एक आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में भी है। एग्रेसिव गवर्नेंस, अग्रेसिव गवर्नेंस टू फाइट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, स्ट्रेंथन करें लोकल पुलिसिंग एंड अंडरटेक करें डेवलपमेंट वर्क ऑन वॉर फुटिंग। तो ये क्या हुआ, टू प्रोन्ज्ड मेथड हुआ, टू प्रोन्ज्ड अप्रोच हुआ। पहले तो एग्रेसिव पुलिसिंग करें, जिन्होंने भी वेपन्स उठाए हैं उनके वेपन्स को ड्रॉप करवाएं, सरेंडर हो, इंटीग्रेशन हो वापस सोसाइटी में, अदरवाइज सिस्टमैटिकली एलिमिनेट करें। सो दिस इज द पॉइंट। परसिस्टेंट माइंडलेस जो है, माइंडलेसनेस है, दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड। अब सी, ये जो अटैक हुआ है, लेट अस टॉक अबाउट दिस नक्सलिज्म इशू इन डिटेल। सी, ये जो रेड दिख रहे हैं ना राज्य, ये पूरे हैं रेड फुटप्रिंट्स, रेड फुटप्रिंट्स। ये जितने भी स्टेट्स हैं, दीज आर ऑल रेड फुटप्रिंट्स। 2000 में करीब 200 जिले ऐसे थे जो नक्सल प्रभावी थे। आज की डेट में करीब 90 जिले हैं। तो नक्सलिज्म जो है, ये आइडियोलॉजी है, ये डिक्लाइन पर है, बट स्पोरेडिकली ऐसे अटैक्स भी होते हुए आ रहे हैं, विच इज अ कॉज ऑफ वरी। अकॉर्डिंग टू होम मिनिस्ट्री, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा एंड बिहार ये सीवियरली अफेक्टेड है। वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना ये पार्शियली अफेक्टेड है। यूपी, मध्य प्रदेश ये स्लाइटली अफेक्टेड है नक्सलिज्म से। यहाँ पे भी जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में ये कुछ जिले हैं, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कांकेर, राजनांदगांव, कोंडागांव और सुकमा। सुकमा में अभी ये अटैक हुआ है, दिस इज इन छत्तीसगढ़। सो ऐसे कुछ जिले हैं जहाँ पे ये नक्सलिज्म काफी ज्यादा देखने को मिलता है, तो इसको बोला जाता है रेड कॉरिडोर, रेड कॉरिडोर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ओरिजिन। कैसे हुआ दिस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का ओरिजिन। सी, जो भी इस टाइप की चीजें होती है ना, अगर उसका रूट कॉज देखें ना, तो वो रूट कॉज ये होता है कि इनइक्वालिटी आती है सोसाइटी में। जो हैव्स हैं वो हैव नॉट्स के ऊपर एट्रोसिटीज करते हैं। इस इनइक्वालिटी के कारण वेज बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है सोसाइटी में, एट्रोसिटीज भी होती है, और फिर ऐसे कुछ मूवमेंट आते हैं जहां पर ये जो हैव नॉट्स हैं ये वायलेंट मीन को अपना लेते हैं टू गेट देयर राइट्स, वायलेंट मीन्स, और उससे फिर ये नक्सलिज्म जैसी चीजें जनरेट होती है। ओरिजिन ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, इसको हम ट्रेस कर सकते हैं 1967 में। ये नक्सलबाड़ी करके एक एरिया है जिसके नाम से ये नक्सलिज्म बना, नक्सलबाड़ी, और ये कुछ एरिया है वेस्ट बंगाल दिस डिस्ट्रिक्ट में। अब ये जो इनिशियल अपराइजिंग थी इसको लेड किया था चारू मजुमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल ने। ये मेंबर्स थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट के। इनिशियली ये पीजेंट रिवॉल्ट हुआ, हैव्स हैव नॉट्स की बात थी, एट्रोसिटीज भी थी, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी, तो उसके रेस्पॉन्स में ये इनिशियल स्टार्ट हुआ। ये काफी इंस्पायर्ड थे दिस कम्युनिज्म से। कम्युनिज्म जो कि चाइना का दिस फिलॉसफी है, माओ जेडोंग की जो फिलॉसफी है, बैरल गन। अब ओरिजिनेट इसका वेस्ट बंगाल से हुआ, धीरे धीरे ये पूरी जो रेड बेल्ट है इसमें ये फैलता चालू हो गया।
इनका था कि ये रिवॉल्यूशन लाएंगे, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो कर देंगे, और इसके लिए ये वायलेंट मीन्स गन्स एंड एटसेट्रा को भी पिक करने के लिए रेडी थे। तो ये माओइस्ट और इनकी फिलॉसफी थी। अब एक डी बंदोपाध्याय कमेटी आती है 2006 में। इसने बताया कि जो एक्चुअल रीजन है वो है दिस इनइक्वालिटी, कि जो फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट है ना वो इक्विटेबली शेयर नहीं हो पा रहे। हमने फिलिप्स कर्व भी देखा था, तो ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट भी देखा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हो रहे हैं और बाकी लोग प्रॉस्पर्स नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके कारण फिर ये रिसेंटमेंट आता है और रिवोल्ट और इस टाइप की चीज़ें आती है। तो डी बंदोपाध्याय कमेटी ने हाईलाइट किया था जो मेन प्रॉब्लम है नक्सलिज्म का, वो है कि लैक ऑफ गवर्नेंस है, इकोनॉमिक, सोशो पॉलिटिकल एंड कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अगेंस्ट द ट्राइबल्स। बिकॉज सी ये जितना भी रेड एरिया दिख रहा है यहाँ पे ट्राइबल्स ज़्यादा हैं, ट्राइबल जोन्स ज़्यादा हैं यहाँ पे, और इनके साथ डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। कमिटी ने रिकमेंड किया कि ट्राइबल फ्रेंडली लैंड एक्विजिशन हो, जल जंगल जमीन लैंड एक्विजिशन और रिहैबिलिटेशन हो इनका, कि जैसे आपने डैम बनाया तो ट्राइबल्स को अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ता है, तो इनको कहीं और उतने ही अच्छे से इनको वापस रीअलोकेट करें, रिहैबिलिटेट करें। ट्राइबल फ्रेंडली हो, जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एटसेट्रा में हम देखते हैं ट्राइबल फ्रेंडली, पेशा जैसे इनको अधिकार दें। अभी कुछ टाइम पहले पत्थलगड़ी मूवमेंट भी काफी ज्यादा न्यूज में था, तो लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन वगैरह दें। ये डी बंदोपाध्याय कमेटी ने देखा। तो हमको रीजन समझ में आ गए, एरिया क्या क्या है। ये एरिया जो है ये रेड कॉरिडोर है, ये नक्सल से ज्यादा प्रभावित है, रेड फुटप्रिंट्स हैं। अभी 90 डिस्ट्रिक्ट्स अराउंड यहाँ पे आइडेंटिफाइड है। रीजंस क्या है, अब ये जो एरिया हमने देखा ये हाईली मिनरल रिसोर्सेज है। हम ज्योग्राफी में देखते हैं ना, ऑलमोस्ट हर मिनरल या तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इधर ही मिलता है, तो ये मिनरल रिसोर्सेज है। बट जब हम बात करते हैं इनकम की तो इन स्टेट्स का नाम कहीं नजर नहीं आता है। तो मिनरल रिसोर्सेज हैं बट ये रिच नहीं है, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया। ट्राइबल बेल्ट है, हिस्टोरिकल नेग्लेक्ट हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ है, टरेन यहाँ की बहुत डिफिकल्ट है तो गवर्नेंस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, मिसिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस होता है। जैसे पोस्टिंग्स भी होती है ना, तो कई बार ऑफिसर्स अवॉइड करते हैं कि इस टाइप की सेंसिटिव पोस्टिंग नहीं आ जाए। तो द पॉइंट इज, अगर क्वालिटी ऑफिसर्स वहाँ पे नहीं जाएंगे तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस भी लैक करेगा। तो ये चीज़ें एक यहाँ पे ड्रॉबैक होता है। और इस पूरी चीज़ का नतीजा क्या होता है, एलियनेशन। यहाँ की जो सोसाइटी है, लोग हैं, वो एलियनेट हो जाते हैं। तो द पॉइंट इज, ये तो इसके रूट कॉज हुए। सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि हम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करें, पार्टिसिपेशन करें, इनका गवर्नेंस में इनका पार्टिसिपेशन हो, सबका ऐसा लगे कि ये हमारी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है। पुलिसिंग जो होती है वो भी बहुत अकाउंटेबल एंड रेस्पॉन्सिबल होना जरूरी है। अब सरकार बीच बीच में प्रोग्राम्स भी लाती है, एफर्ट्स लाती है, तभी तो ये नक्सलिज्म इतना कम हुआ है। जैसे समाधान, स्मार्ट लीडरशिप हो, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी हो, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग हो, एक्शनेबल इंटेलिजेंस हो, डैशबोर्ड बेस्ड केपीआई है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर और की रिजल्ट एरिया, टेक्नोलॉजी यूज करें, जैसे ड्रोन्स के थ्रू सर्वेलेंस हो रहा है, गैजेट्स के थ्रू हो रहा है, एक्शन प्लान हो और ईच थिएटर के लिए, और नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। पैसा ही इनके पास मिलना नहीं चाहिए जिससे ये वेपन और ये सारी एक्टिविटीज कर पाए। तो ये है समाधान, ये समाधान है। अब एक सवाल ये भी आता है कि क्या यहाँ पे फॉरेन पावर तो इन्वॉल्व नहीं है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। अदरवाइज इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं इतने बड़े एक्शंस करने के या फिर वेपन्स खरीदने के, फॉरेन पावर। और फिर एक सवाल आता है कि क्या हम यहाँ पे हमारी आर्म्ड फोर्सेस यूज करें, कि हम मिलिट्री भेज दें, प्लाटून्स भेज दें और वो सिस्टमेटिकली विद इन डेज ये पूरे रेड कॉरिडोर को ही क्लीन कर देंगे। वो मिलिट्री को फ्री हैंड दें, विद इन डेज ये पूरा क्लीन हो जाएगा। तो इज इट अ सॉल्यूशन? नो। हम अगर देखें एक्सपर्ट्स का तो दे डू नॉट सजेस्ट दिस सॉल्यूशन। व्हाई? बिकॉज जो आर्म्ड फोर्सेस होती है ना, इट्स मोर लाइक अ सॉर्ड, इट्स मोर लाइक अ सॉर्ड। तो इससे कोलैटरल डैमेजेस भी बहुत होते हैं। और आर्म्ड फोर्सेस जो होती है दे आर मेंट टू फाइट विद दिस एक्सटर्नल एनिमी प्राइमरली। इंटरनल के लिए हमारे यहाँ पुलिस होती है, तो पुलिस जो है उसका काम है ये करना, ना कि आर्मी या आर्म्ड फोर्सेस का। दिस इज नॉट फॉर इंटरनल मैटर्स। तो द पॉइंट इज, इसके लिए फिर जैसे स्टेट पुलिस होती है, ग्रे हाउंड्स हैं, आर्मी इनको ट्रेन कर रही है, सलवा जुडुम टाइप हमने देखा था, लोकल मिलिशिया, ऑपरेशन ग्रीन हंट था, सरेंडर पॉलिसी थी कि ठीक है अगर आप यहाँ पे कुछ डिस गए वापस कम बैक एंड स्ट्रीमलाइन हो मेन सोसाइटी में, सरेंडर पॉलिसी। कोबरा भी यहाँ पे फोर्सेस थी। सो द पॉइंट इज,
आइडेंटिफाई करें इनके फाइनेंसेस, जो फाइनेंसेस के सोर्सेज हैं उसको कट करें सबसे पहले। तो सॉल्यूशन ये होगा कि फाइनेंसेस इनके कट करें ताकि ये इस टाइप के कोई एक्टिविटी कर ही नहीं पाए। पॉलिटिकल रीजनल सपोर्ट भी इन्हें मिलता है, जो पॉलिटिकल और रीजनल सपोर्ट है इसको भी कट करने की ज़रूरत है। डिफीट करें इस आइडियोलॉजी को ही। आइडियोलॉजी जो है नक्सलिज्म आइडियोलॉजी या स्टेट के अगेंस्ट वेपन्स पिक करना, इस आइडियोलॉजी को डिफीट करें। तो इसमें भी हमें कुछ सक्सेस मिली है। अब नक्सलिज्म का कुछ टाइम से ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है, नो टेकर्स हैं। तो अब जो ग्रामीण लोग भी हैं, ट्राइबल लोग भी हैं, वो भी अब समझने लग गए कि ये इन दी एंड उनका बेवकूफ़ बनाते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, वो स्ट्रीम लाइन में आ नहीं पा रहे हैं, तो इनके नो टेकर्स हैं। अब इस टाइप के जो स्पोरेडिक अटैक होते हैं, दैट इज मोर अबाउट टू गेन सिंपैथी और शो देयर प्रेजेंस। सो दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ। बट ये जैसा जो अटैक हुआ, दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। वेपन्स अगेंस्ट स्टेट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। हमें यहाँ पे जो लैप्सेस हुए उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। एक तो प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, रोड एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर रोड होती है तो इंटरलिंकिंग बेटर होती है, वो यहाँ पे लैक कर रहा है। रिमोट एरियाज जो हैं, ये रीजंस हैं कि माओइस्ट यहाँ पे टेरेन को अपने एडवांटेज में यूज कर पाते हैं। मिलिट्री रेस्पॉन्स एंड रिक्रिमिनेशन इनएविटेबली फॉलो द एम्बुश। सिविल सोसाइटी प्ली मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड। ये सॉल्यूशन है कि अब यहाँ पे जैसे अभी होम मिनिस्टर का भी हमने स्टेटमेंट देखा, एक्शन लेगा, स्टेट एक्शन लेगा, बट जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है ना, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यही है कि वी नीड टू प्रोवाइड दिस फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट। इंटीग्रेशन जरूरी है, गवर्नेंस जरूरी है, और स्ट्रीमलाइन मेन स्ट्रीम में लाना जरूरी है। और एट द सेम टाइम इंटेलिजेंस फेलियर क्यों होता है? जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी ट्रेनिंग में कमी हो रही है। इंटेलिजेंस कैसे फेल हो गया? वो हु इज रेस्पॉन्सिबल? लैक ऑफ ड्यूटी कहाँ पे हुआ? ट्रेनिंग एंड प्रोटोकॉल क्या सफिशिएंट नहीं है? और इतना जो मूवमेंट होता है ट्रूप्स का, तो वाई दे आर मूविंग इन ह्यूज प्लाटून? ह्यूज प्लाटून होता है, इतना बड़ा ग्रुप एक साथ मूव कर रहा है, तो वो तो सिटिंग डक्स होते हैं, इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। सो अगर ये गुरिल्ला वॉरफेयर है, तो सिक्योरिटी पर्सनल भी अपने आप को उसके अकॉर्डिंग क्यों इवॉल्व नहीं कर रहे हैं? स्टेट पुलिस एंड जो लोकल्स हैं इनका लीड भी जरूरी है, बिकॉज इनके पास लोकल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है, स्टेट पुलिस एंड जो लोकल्स का है। सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स जो इस एडिटोरियल में लिखा है, इधर लिखा है, आगे एक और आर्टिकल है। आई हैव क्लब्ड एवरीथिंग टुगेदर एंड मेड दिस नोट। सो दिस इज दिस रेड फुटप्रिंट्स, इसको सॉल्व करना बहुत बहुत जरूरी है। Discuss the menace of this Naxalism, suggest some solution. This is the second question for today. अब सी, ये जो टॉपिक है ये बड़ा सेंसिटिव और ग्रेविटी एंड दिस सीरियस टॉपिक है। सो प्रिपेयर एंड आंसर सॉल्यूशंस अकॉर्डिंगली, बहुत जिम्मेदारी से, लाइक यू आर एन ऑफिसर। ये एक केस स्टडी में भी यूज हो सकता है कि आप क्या सॉल्यूशन देंगे। फाइंड द सॉल्यूशन, और जो भी सॉल्यूशन होता है ना वो मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। सारे सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उसको देखना है और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना है। डिस्कस दिस नक्सलिज्म एंड सजेस्ट सम सॉल्यूशंस। अब आपने जैसे ये सिलेबस देखा है, तो सिलेबस में पेपर 3 है, इसमें सिक्योरिटी वगैरह भी दिया हुआ है। दिस इज 1 2, ये हम आगे आते हैं। सी दिस पॉइंट नंबर 16, दिस इज अबाउट, ये है डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म एंड रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। तो नेक्सलिज्म इज द टॉपिक ऑफ दिस इंटरनल सिक्योरिटी। ओके, और चैलेंजेस क्या हैं कम्युनिकेशन में, सोशल, इन सब का क्या हो सकता है? तो इससे लिंक करके प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, डिस्कस दिस नक्सलिज्म एंड सजेस्ट सम सॉल्यूशंस। नाउ लेट अस मूव फर्दर। दिस इज द आर्टिकल, ये पॉलिटिकल है, इसको हम पढ़ते हैं। द पिलर्स ऑफ एन इक्विटेबल पोस्ट कोविड इंडिया। कोविड हो गया, कोविड-19 के बाद का जो दुनिया बनाना है वो कैसा बनाना है? वो होना चाहिए बेस्ड ऑन दिस इक्विटी। जो फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट है वो सबको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C। सी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे वर्ल्ड बैंक हुआ, IMF हुआ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इन्होंने वार्निंग दी है कि इन इक्वालिटीज सेवरल कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया आर ड्यू टू द पैंडेमिक। एजुकेशन में हम देखते हैं कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास लाइक सारी सर्विसेज फैसिलिटीज अवेलेबल है, इनकी पढ़ाई इम्पैक्ट नहीं हुई। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लाइवलीहुड का भी चैलेंजेस आ रहा है, फैमिली का चैलेंजेस आ रहा है, तो इनकी स्टडीज इम्पैक्ट हो गई, तो इनइक्वालिटी आई।
कुछ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है जैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड जो सेक्टर है, इनका तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, ये वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। बट लॉकडाउन के कारण जैसे कोई स्ट्रीट वेंडर है, इसका तो पूरा लाइवलीहुड ही खत्म हो गया। सो दिस इज द प्रॉब्लम, इनइक्वालिटी ज़्यादा हुआ है। तो इसलिए हमें फोकस करना चाहिए एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस में, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, ह्यूमन डेवलपमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट करें, और एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसा भी कोई चीज़ होना चाहिए, सोशल सेफ्टी नेट। अब एम्प्लॉयमेंट में रिलेटेड ये कुछ 7 चैलेंजेस दिए हुए हैं यहाँ पे। क्रिएटिंग प्रोडक्टिव जॉब्स फॉर 7 to 8 मिलियन पर ईयर। प्रोडक्टिव जॉब्स क्या होते हैं कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको नौकरी मिले। आपने से साइंस किया है, कुछ मास्टर्स किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, सो यू वांट अ जॉब इन दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ना कि कोई दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप। यू वांट दिस, सो प्रोडक्टिव जॉब्स क्रिएट करें। करेक्ट करें मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। जैसे इंडिया में 2.3% ही इंडियन जो वर्क फोर्स है वो स्किल्ड है, फॉर्मल स्किल्ड में, जबकि कोरिया में 96% है, 80% जापान में, 52% यूएसए में। तो जो लेबर है, लेबर को भी स्किल्ड लेबर फोर्स बनाना जरूरी है। स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए, चेंज चैलेंजेस हैं। मैन्युफैक्चरिंग में इंजन ऑफ ग्रोथ होना है। लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स करें हम, जैसे कि एपरल, कपड़ा, बांग्लादेश यही तो करता है, एपरल में वो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करता है। और अपैरल जो है, कपड़े जो हैं, इसमें बहुत ज़्यादा लेबर फोर्स दिस इनपुट होता है। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कॉम्प्लीमेंट्री, फोकस करें एमएसएमई में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में। इनफॉर्मल सेक्टर्स जो हैं उसमें राइट्स ऑफ माइग्रेंट्स को इंक्लूड करें। रेडी करें ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन लाएं, सोशल सिक्योरिटी और डिसेंट वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए। रेज करें रियल वेजेस ऑफ रूरल एंड अर्बन वर्कर्स, और गारंटी करें मिनिमम वेजेस। तो ये कुछ बहुत अच्छे चैलेंजेस हैं। कोई भी प्रश्न आता है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है एम्प्लॉयमेंट में, ये प्रॉब्लम हो रही है, ये 7 चैलेंजेस। अब ये तो पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी सेट इट राइट। हेल्थ एंड एजुकेशन में हमें ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है, परसेंट ऑफ जीडीपी इंक्रीजेस। जैसे कुछ फैमिलीज़ में हम देखते हैं, बड़ी साधारण सी फैमिली है, नॉर्मल इनकम है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, बट वो पढ़ाई और हेल्थ से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, बिकॉज उनकी प्रायोरिटीज़, उन्हें पता है कि हेल्थ ज़रूरी है और पढ़ाई अच्छा होना ज़रूरी है। तो प्रायोरिटीज़ हम एज अ कंट्री भी अपनी फिक्स करें। जैसे हेल्थ में हम एक्सपेंडिचर बहुत कम करते हैं, वाई? एजुकेशन में हमारा एक्सपेंडिचर बहुत कम है, वाई? फालतू पैसे के बजाय इधर हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने चाहिए हेल्थ एंड एजुकेशन में। क्वाजी बेसिक यूनिवर्सल इनकम दें, सेफ्टी नेट्स होना भी ज़रूरी है, जैसे एमजी नरेगा टाइप स्कीम्स हुई। एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज एग्रीकल्चर वाइट एलिफेंट बन जाता है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंप्रूव करना भी ज़रूरी है। इंडिया टैक्स कॉम्प्लायंस कंट्री नहीं माना जाता है, टैक्स ज़्यादा, टैक्स टू जीडीपी रेशियो शुड बी इम्प्रूव्ड। स्ट्रेंथन करें डेमोक्रेसी एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डीपीएसपी में कौन सा आर्टिकल बोलता है डिसेंट्रलाइजेशन का? आंसर। सो दीज आर सम पॉइंट्स जो हम पोस्ट कोविड इंडिया के बारे में सोच सकते हैं। अब ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड ऑल्सो फॉर ऐसे। ऐसे जो आता है ना, उसका काफी अच्छा टॉपिक अभी हो सकता है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, कि पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड में इंडिया कैसा होना चाहिए, आप क्या इमेजिन कर रहे हो? तो दीज आर सर्टेन थिंग्स, चैलेंजेस, सॉल्यूशंस, एक्सेट्रा। पिलर्स ऑफ एन इक्विटेबल पोस्ट कोविड-19 दिस इंडिया। ये केरला है। चर्च इज अ क्रूशियल पॉलिटिकल प्लेयर। दिस इज यूएस एंड चाइना नीड ईच अदर। यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। ये बात है इकोनॉमिक डिपेंडेंस का। सी, यूएसए ने इतना ग्रोथ इसलिए भी किया बिकॉज उसको चाइना की मैन्युफैक्चरिंग का सपोर्ट मिला। आप सारे गैजेट्स देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिजाइन इन कैलिफोर्निया यूएसए है एप्पल, बट मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना होता है। तो यूएसए एंड चाइना बोथ नीड ईच अदर। अब कंपटीशन का दौर है, फिर कन्फ्रंटेशन है, फिर कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। दोनों को पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की तरफ मूव करना है, और ये होगा इन फ्यूचर। दिस इज फ्री एंड अनहिंडर्ड जस्टिस। अब सी, इंडिया में कुछ फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हैं फेडरल फीचर, कुछ फीचर्स है यूनिटरी फीचर। यूनिटरी फीचर का एक फीचर है कि जो हमारी जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, जुडिशरी हमारी एक ही है। नीचे वाली कोर्ट्स होती है सेशन कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती है, फिर आती है हाई कोर्ट, फिर सबसे ऊपर आती है एपेक्स कोर्ट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट मतलब लास्ट रिजॉर्ट माना जाता है।
एक्सेस टू द सुप्रीम कोर्ट को इजी बनाने की जरूरत है। जस्टिस तो दे दिया बट वो जस्टिस की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई है, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। तो ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म होता है हमारी दिस जुडिशरी का। आर्टिकल 32 तो मिल गया बट इस आर्टिकल 32 को एक्सेस करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। कॉस्ट बोथ इन टर्म ऑफ मनी एंड टाइम, केस पे केस, तारीख पे तारीख, तो मतलब दिस बिकम्स कम्बरजम, इम्प्रैक्टिकल। नो वेयर टू गो एंड होम टू अप्रोच, ये सबको होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ राइट लीगल एड का भी है, डीपीएसपी में भी दिया हुआ है लीगल एड। तो नो वेयर टू गो एंड होम टू अप्रोच, किसके पास जाना है अगर आपका राइट्स दिस गलत हो रहा है तो, और कैसे अप्रोच करना है, होम टू अप्रोच, किसको अप्रोच करना है, वेयर टू गो एंड होम टू अप्रोच। अब यहाँ लिखा है कि इन इंडिया गिवन द यूनिफाइड सिंगल पिरामिडल स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, सारे जो केसेस होते हैं ना अल्टीमेटली वो सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी हैव अ लुक, लक्ष्मीकांत बुक काफी अच्छी बुक है। इसमें जैसे ये दिया हुआ है कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, फिर अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, सेंटर और स्टेट का जो मैटर है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में आता है। फिर अगर जैसे डेथ पेनल्टी है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो इन दी एंड जो सारे डिसीजंस होते हैं ना वो जा पहुंच सकते हैं अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट में। सर्किट बेंचेस बढ़ाए, सुप्रीम कोर्ट पे भी बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, और वर्चुअल हियरिंग जैसी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस हैं इस पे भी हम एम्फेसाइज करें। फ्री एंड अनहिंडर्ड जस्टिस इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ओके, नाउ दिस इज वेव आफ्टर वेव, कोविड वेव है। केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी में वोट हो रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट ने ये रिपोर्ट लिया है ISRO फ्रेमवर्क, Nambi Narayan, scientist. Then this is Karnataka. This is final phase. Supreme Court, interim heads of CBI. This is effective isolation and contract tracing is important. This is biotech, 100 million डोज बनाएगा स्पुतनिक 5 के। स्पुतनिक 5 ये रशियन वैक्सीनेशन है, ये ऐसे वायल्स होते हैं रशियन वैक्सीनेशन। ग्रीन लाइट मिल गया है। ये है डीप डिप, फायर फाइटर, हेलीकॉप्टर फैचिंग वाटर फ्रॉम द तेहरी डैम, ऐसे पानी यहाँ से फैच कर रहा है और वहां जाके पानी गिरा देंगे। तेहरी डैम टू एक्सटिंग्विश अ फायर इन द फॉरेस्ट एरियाज ऑफ गढ़वाल ऑन मंडे। सो दिस इज ऑल्सो वन रोल ऑफ दिस एयरफोर्स। एयरफोर्स मतलब ये नहीं होता कि बस जाके लड़ना है, फाइटर पायलट्स एंड ऑल, नो, ये ह्यूमैनिटेरियन वर्क में भी बहुत ज़्यादा है, रेस्क्यू वर्क में भी बहुत ज़्यादा है। सो लॉजिस्टिक सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन भी देता है। सो ये सारी चीज़ें हैं। डीप डिप, फायर फाइटर, अ हेलीकॉप्टर फैचिंग वाटर फ्रॉम द तेहरी डैम टू एक्सटिंग्विश अ फायर इन द फॉरेस्ट एरियाज ऑफ गढ़वाल ऑन मंडे। सो दीज आर द डिफरेंट रोल्स एंड दिस ड्यूटीज ऑफ दिस एयर फोर्स। जब यहाँ पे जाते हैं ना 4AFSB बनारस में, मैं यहाँ गया था, तो यहाँ पर भी ऐसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे उस टाइम पे पोस्टर्स लगे थे जिसमें डिफरेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वगैरह ऐसे एयरफोर्स का वहाँ पे लिखा हुआ है। दिस इज डीप डिप। अर्थक्वेक सिक्किम में आया। रेलवे ने कंप्लीट किया आर्क क्लोजर ऑफ चेनाब ब्रिज, इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, रेलवे ब्रिज है चेनाब रिवर नियरिंग कंप्लीशन ऑन मंडे। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब सी, रेलवेज की कनेक्टिविटी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होगा, और रेलवेज जो वैसे भी है, गांधी जी ने भी कहा है, जो रेलवेज जो ब्रिटिशर्स लाए थे इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया दिस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया का, कनेक्टिविटी। INS विराट नाउ प्राइवेट प्रॉपर्टी है, शिप ब्रेकर। ये INS विराट है, एयरक्राफ्ट कैरियर था, इसको डिसमेंटल किया जा रहा है। बात ये थी कि क्यों ना इसको म्यूजियम में बदल जाए, बट अब इसको डिसमेंटल कर दिया जाएगा। दिस इज INS विराट। ये है डेल XPS 9310, एक्सेलेंट लैपटॉप है, बट इसमें प्रॉब्लम इसका जो कॉइल वाइनिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा नॉइज करता है, कॉइल वाइनिंग फैन। Then this is extraterrestrial civil war and cross cultural collaboration, और ये है आई एम नॉट गोइंग टू ओबे सेज जॉर्डन। जॉर्डन में अभी ये नया अभी कू और इस टाइप की चीज़ें हो रही है। डिफाइंड मोड, यहाँ के जो प्रिंस है और उनको चैलेंज कर रहे हैं यहाँ पे। लेट अस सी, इनिशियल डेवलपमेंट है। इन्होंने एक वीडियो रिलीज किया था कि थ्रेट है एटसेट्रा। लेट अस सी जॉर्डन। अफगान प्रेसिडेंट टू अनवील न्यू पीस प्रपोजल, ऑफिशियल्स ने कहा। जापान एंड दिस कंसर्न्स हैं चाइना ऑन हांगकांग एंड युगुर, यहाँ पे एट्रोसिटीज कर रहा है। हांगकांग पे डेमोक्रेसी कर्ब कर रहा है चाइना, और जो युगुर्स हैं यहाँ पे दिस ह्यूमन राइट्स वायलेशन। देन दिस इज फिलीपींस एंड चाइना कंटिन्यूड इनकर्शन, बुलिंग।
मिस्टर पुतिन ने एक नया लॉ निकाला है कि अब ये 2036 तक प्रेसिडेंट रह सकते हैं। प्रेसिडेंशियल जो टर्म था उसमें लिमिट था, वो लिमिट हट रही है 2036 तक। टेक्निकली ही कुड बी द प्रेसिडेंट ऑफ दिस रशिया। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डिप हो गया 7 मंथ लो में, 7 मंथ लो में मैन्युफैक्चरिंग दिस पीएमआई। परचेजिंग दिस परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये आईएचएस मार्केट ये डेटा कंपाइल करता है। ये पीएमआई का डेटा अगर 50 प्लस है मतलब एक्सपेंशन है, 50 माइनस है मतलब कॉन्ट्रैक्शन है। तो ऑल्दो डेटा अभी आया है 55.4, बट ये डिक्लाइन हुआ है। फरवरी में 57.5 था, तो अबव 50 है, बट जो ग्रोथ है ना वो स्लो डाउन हो रही है। प्लस 50 है, एक्सपेंशन है, बट दिस इज स्लोइंग डाउन, तो विच इज अ कॉज ऑफ वरी। और फिर कोविड-19 के केसेस भी रिसर्जेंस हो रहे हैं, लॉकडाउन का भी स्कैर बना हुआ है। चैलेंजेस अहेड, लेट अस सी। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग वर्क करेगा। इन्फ्लेशन टारगेटिंग 2% से 6% के बीच में। सेंसेक्स स्लाइड हुआ, कोविड-19 केसेस स्पूक्स इन्वेस्टर्स। सो दिस इज फ्लेक्सिबल सेंसेक्स। और ये स्पोर्ट्स है, चेन्नई सुपर किंग अवार्ड्स। और ये है दिस द हिंदू। नाउ लेट अस कम टू इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस का ये फ्रंट पेज है, दिस इज फ्रंट पेज ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। Then DET, this is second resistance, COVID-19, aggressive governance, this Naxalism, dysfunction in bond market, second wave silver lining, COVID-19। ये राजा मंडाला साहब ने, सी राजा मोहन, आर्टिकल लिखा है, वाई दिल्ली मस्ट टॉक टू नाटो। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दिस हेडेड बाय दिस प्राइमरली यूएसए। एक काइंड ऑफ मिलिट्री अलायंस है ये। तो इंडिया को भी इसमें क्यों ना दिस टॉक्स करे। सी प्रैग्मेटिज्म एंड प्रैक्टिकल इंडिया ज्यादा बन रहा है आजकल। सो दिस इज नाटो। नाटो इज नॉट ऑफरिंग मेंबरशिप टू इंडिया, तो इंडिया मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करेगा, बट कुछ एरियाज हैं जहां पे क्लोजर कोऑपरेशन हो सकते हैं। इशू है क्वेश्चन ऑफ एक्सप्लोरिंग पोटेंशियल कॉमन ग्राउंड। इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, इंडिया ऐसे मिलिट्री अलायंस किसी के साथ करता नहीं है। द पॉइंट इज क्लोजर कोऑपरेशन सर्टेन एरियाज में पोटेंशियल है, तो वी शुड लुक। बहुत ज्यादा आइडियलिज्म भी नहीं होना चाहिए। टू प्ले एनी रोल इन द इंडो पैसिफिक, यूरोप, नाटो में इंडिया पार्टनर बन सकता है। ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, जिससे अभी हमने क्वाड देखा था। दिल्ली इन टर्न नोज दैट नो सिंगल पावर कैन प्रोड्यूस स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक, दैट इज व्हाई वी नीड allies. India's enthusiasm for the Quad is the recognition of the need to build coalition. So ये एक केस दिया है इन्होंने, why Delhi must talk to NATO। इनके आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं, इनको फॉलो करना चाहिए। अ फॉल्स डॉन, शुगर एंड कॉटन, जो पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया। दिस इज इलिबरल लिबरल। कई बार क्या होता है, जो इंटेलेक्ट्स होते हैं ना, वो एक सर्टेन लेवल पे पहुंचने के बाद डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ग्राउंड रियलिटी से। ग्राउंड रियलिटी से प्राइड, प्रेजुडाइजेस, इंटेलेक्चुअल लीड्स, ये डिसमिस पॉपुलर मैंडेट। वो ग्राउंड रियलिटी उनको थोड़ा एक डिस्टेंस हो जाता है, वो देख नहीं पाते हैं वो दिस अपर लेवल ज्यादा होने के बाद। दिस इज इलिबरल लिबरल। देन दिस इज फ्लोरिडा, पुतिन एंड सोल्जर्स हैं ये यहाँ पे। दिस इंडोनेशिया में फ्लडिंग, फ्लडिंग, क्लाइमेट चेंज। दिस इज इकोनॉमी रीओपन हो रही है। बोरिस जॉनसन ने कहा सभी को वैक्सीनेशन देंगे और फिर रीटेस्ट भी करेंगे, ट्वाइस इन अ वीक, समथिंग लाइक दैट। देन ये है छत्तीसगढ़ एल्सवेयर, फाइटिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। सऊदी प्राइस कट, ऑयल, ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, वो प्रोडक्शन कट रख रहा है, इंक्रीज नहीं कर रहा प्रोडक्शन, सप्लाई कम होगी, कॉस्ट और बढ़ेगी। रेज्ड प्राइस ऑफ ऑयल शिपमेंट टू एशिया। इम्प्लीकेशन इंडिया पे हैवी है, बिकॉज तेल का हम बहुत ज्यादा आयात करते हैं, ये एफडीआई इक्विटी है। अब भारत का तेल आयात हम हिंदी में देखते हैं। भारत विश्व में तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो हम क्या है, कंज्यूमर हैं, ऑयल इंपोर्ट करते हैं। 85% हम इंपोर्ट करते हैं, 15% हमारा कुछ डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट से, डोमेस्टिक दिस प्रोडक्शन से हो जाता है। कुछ जगह बताइए जहाँ पे इंडिया में ऑयल प्रोडक्शन होता है, ऑयल का हम दिस खनन करते हैं। तेल की वैश्विक आपूर्ति, कीमतों की उतार चढ़ाव से, इसलिए हम हमेशा परेशान होते हैं। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट पिट जाता है जब भी ऑयल की प्राइस इंक्रीज होती है। भारत लैटिन अमेरिका, अफ्रीका जैसे देश है आपूर्तिकर्ता ब्लॉक की तरह जगह अपने कुल तेल आयात का 60% मध्य पूर्व के देशों से खरीदता है, दिस मिडिल ईस्ट कंट्रीज। हाल ही के महीने में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, गुयाना नए स्रोतों से अधिक तेल खरीदा है। यहाँ एक भारतीय प्रवासी वर्ग भी रहता है।
भारत को इन देशों की तुलना में मध्य पूर्व से भौगोलिक निकटता के कारण कम समय में और कम माल ढुलाई लागत पर तेल की आपूर्ति होती है। तो दिस इज द थिंग। अब जो ऑयल होता है ना, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे एक तो बात है कि हम लाइक कॉन्ट्रैक्ट पे ले लें, इतना ऑयल लिया, इस प्राइस पे ले लिया। एक होता है स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट मतलब जैसे सेंसेक्स होता है ना, दिन प्रतिदिन उसका प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। तो स्पॉट मार्केट से अगर हमारी ऑयल कंपनीज ऑयल लेंगी तो हो सकता है जब डिप है हमें फायदा हो जाए। तो ये भी एक एक्सप्लोरेशन हम देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्यों ना स्पॉट मार्केट वाला दिस प्राइसिंग मैकेनिज्म फॉलो किया जाए तेल आयात में। ऑयल बहुत सेंसिटिव मैटर है हमारे यहाँ। अभी जैसे 100 रुपये टच हो गया था, तो पॉलिटिकल भी इसकी कॉस्ट होती है। ये सवाल है, जब भी ऐसे वर्क के काम करने ना, सबसे पहले एक दिन का काम निकालिए, और जो एक दिन का काम आएगा उससे फिर पूरे काम से आप टोटल नंबर ऑफ डेज निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पे 1 डे वर्क निकालते हैं, मैन का एक्स है, विमेन का वाई है। 4x + 6y 1/8 है। 8 दिन में करते हैं तो एक दिन में 1/8 हो गया। देन 3 men 7 women 10 डेज में करते हैं तो एक दिन में 3x + 7y 1/10 हो गया। अब ये इक्वेशंस आ गई, एक्स और वाई, दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल, सॉल्व इट, एक्स इज इक्वल टू दिस, वाई इज इक्वल टू दिस। तो 10 women's का 1 डे वर्क कितना होगा, ये कितना था 1/400। इससे 10 मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 women का 1 डे वर्क होगा 1/40। तो एक दिन में 1/40 काम करते हैं, तो पूरा काम करने के लिए यूनिटरी मेथड 40 दिन लगेंगे। तो ये पहला सवाल का आंसर है। सेकंड भी आसान है, इसमें भी P + Q ने कंबाइंड एक दिन का वर्क 1/24, P का 1/32, तो Q का कितना होगा, कंबाइंड ये था, P का इतना था, इससे ये सब्सट्रैक्ट करते हैं 1/96। 8 दिन का करना है तो 8 दिन का हम निकालेंगे तो 1/3। 1/3 वर्क हो गया। अब क्या हुआ, P चला गया तो बचा हुआ काम कितना हुआ 2/3। Q अब अकेला 2/3 काम करेगा, तो टाइम कितना लगेगा, 2/3 काम करना है और एक दिन में 1/96 होता है, तो 64 डेज में टाइम में कंप्लीट होगा। ये भी आसान है, टाइम टेकन और एफिशिएंसी दिया है। जो जितना ज़्यादा एफिशिएंट है ना, उसको उतना ही कम लगेगा टाइम। जैसे आप रोज रीडिंग राइटिंग करते हो ना, राइटिंग अगर आप रोज कर रहे हो ना, तो आपकी राइटिंग में स्पीड आती है, जल्दी जल्दी लिखना आता है। आपकी राइटिंग में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होगी, जल्दी जल्दी आप लिख पाओगे और ज़्यादा प्रश्न सॉल्व कर पाओगे। तो राइटिंग ज़रूरी है, रीडिंग ज़रूरी है, ताकि कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बढ़े। तो जो जितना एफिशिएंट है उसको टाइम उतना ही कम लगेगा। P/Q का रेशियो दिया है 100/130, 30% मोर एफिशिएंट था तो 130 हो गया, 10/13। P को 23 दिन लगते हैं तो Q को इतने दिन लगते हैं। 1 डे वर्क निकाला, P का और Q का दोनों को ऐड किया, 1/13 आया, मतलब 13 दिन में काम कंप्लीट होगा। ये थर्ड है। अब ये बताइए, सेलिंग प्राइस अगर डबल हो जाता है तो प्रॉफिट ट्रिपल हो जाता है। सेलिंग प्राइस डबल होता है तो प्रॉफिट ट्रिपल हो जाता है, तो प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, 45 लेमन्स हैं, 40 रुपए में बेच दिए और नुकसान हो गया 20% का। हाउ मेनी शुड ही सेल फॉर ₹24 ताकि गेन हो 20% का ट्रांजेक्शन में, फाइंड आउट। देन थर्ड है, इफ द कॉस्ट प्राइस 25% सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 25% है सेलिंग प्राइस की, तो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है। परसेंटेज हमेशा दिस सीपी में फाइंड होता है। सो ये 3 सवाल हैं, ये सॉल्यूशंस है। ये है भारत का तेल आयात, नाटो, सेंसेक्स, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, पीएमआई, परचेजिंग दिस मैनेजर इंडेक्स, आईएचएस मार्केट। विराट है, आईएनएस विराट है, दिस इज रेलवे, स्पुतनिक 5, डीप डिप, दिस इज नई वैक्सीनेशन, फ्री एंड अनहिंडर्ड जस्टिस, दिस इज इंपॉर्टेंट, पोस्ट कोविड इंडिया। नक्सलिज्म आज अच्छे से पढ़ना है और इस सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। रशिया एंड इंडिया का भी चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज में रिलेशंस डिस्कस करने। सो दिस इज 6 अप्रैल 2021, 96 डेज हो गए, 4 more to go, century. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.